अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है? ठीक हैं आप? आपको यूनिवर्सल के प्लेटफॉर्म पे वेलकम किया जाता है। आपको जैसा कि पता है कि मेरा नाम बिलाल गफूर वारसी, आई एम योर केमिस्ट्री टीचर। तो चैप्टर फर्स्ट ईयर का हमने चैप्टर 1 स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हमारे पास आज का आर्टिकल है। दो आर्टिकल हमने कवर करने हैं, एक मोलिकुलर आयन है और दूसरा रिलेटिव एटॉमिक मास है। तो सबसे पहले हम मोलिकुलर आयन को डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है? तो चलते हैं मोलिकुलर आयन की तरफ। इससे पहले आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी जो एटम होता है, जब भी किसी एटम में से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या इलेक्ट्रॉन गेन होता है, कोई भी एटम जो है उसमें से जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है या लॉस होता है, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसके रिजल्ट में हमारे पास आयन बनता है। सेम ऐसे ही जब भी किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लॉस होता है या गेन होता है, किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या गेन हो जाए, लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास मॉलिक्यूलर आयन बनता है। मॉलिक्यूलर आयन। तो इस आर्टिकल में हमने मॉलिक्यूलर आयन के बारे में पढ़ना है। मॉलिक्यूलर आयन की डेफिनेशन को देखेंगे। डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर आयन की टाइप्स के बारे में देखेंगे, मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन के बारे में देखेंगे और मॉलिक्यूलर आयन की एप्लीकेशन के बारे में देखेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जब भी किसी मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाए या मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए, उसके रिजल्ट में मॉलिक्यूलर आयन बनता है। ठीक है, चलते हैं, जरा इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल में हमारे पास इसकी एग्जांपल है CH4 पॉजिटिव। CH4 आपको पता है मिथेन का मॉलिक्यूल है। CH4 पॉजिटिव, O2 -2 CO प्लस, ये हमारे पास एग्जांपल है मॉलिक्यूलर आयन की। अब हम बात करेंगे इसकी टाइप्स के बारे में। तो मॉलिक्यूलर आयन हमारे पास दो तरह का होता है। एक हमारे पास है केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, और एक हमारे पास है एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन, एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसा मॉलिक्यूलर आयन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन ऐसा मॉलिक्यूल जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात करें तो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन मोर अबंडेंट होते हैं, और जो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो लेस अबंडेंट होते हैं। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि जो केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है उनकी फॉर्मेशन इजी होती है, और दूसरा ये कि केटाइनिक जो मॉलिक्यूलर आयन है वो स्टेबल होते हैं, इस वजह से ये ज़्यादा अबंडेंट हैं। और जो एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयन है इनकी फॉर्मेशन डिफ़िकल्ट होती है, कम होती है, और इसकी स्टेबिलिटी भी कम होती है, इसलिए ये लेस अबंडेंट होते हैं। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। केटाइनिक मॉलिक्यूलर आयन में हमारे पास एग्जाम्पल है CH4 पॉजिटिव,
और CO प्लस। एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन की अगर हम बात कर लें उसकी एग्जांपल की, तो इसमें हमारे पास एग्जांपल है O2 -1, O2 +1 एटसेट्रा, और बहुत सी एग्जांपल है इनकी। तो ये हमारे पास केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन और एनायनिक मॉलिक्यूलर आयन का डिफरेंस आ गया। अब हम जरा इसकी फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। फॉर्मेशन, तो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन की फॉर्मेशन कैसे होती है? केटायनिक ये जो मॉलिक्यूलर आयन है कैसे इसकी फॉर्मेशन होती है, इसके बारे में एक लाइन में लिख रहा हूं यहां पे। मॉलिक्यूलर आयंस आर जनरेटेड by passing high energy beam of electron X-rays और X-rays और alpha particles through the gas molecule। यानी जब भी किसी गैस मॉलिक्यूल में से हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास किया जाए या एक्सरेज को पास किया जाए या अल्फा पार्टिकल्स को पास किया जाए, तो उसके रिजल्ट में उस मॉलिक्यूल में से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, जिसके रिजल्ट में केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बनता है। इसके बारे में आप थोड़ा सा मैट्रिक में भी पढ़ चुके हैं, जो कि थर्ड रेज की डिस्कवरी है। उसमें भी क्या होता है, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेकर, तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, उसमें हम गैस को आयनाइज करवा रहे होते हैं, गैस में से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन को पास कर रहे होते हैं, तो उसके रिजल्ट में जो केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन है वो प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट अब हम इसकी एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। एप्लीकेशन, इससे अगला आर्टिकल है हमारे पास मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। एक आधे आर्टिकल के बाद हमारे पास एक आर्टिकल है मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम एक गैसियस सैंपल लेंगे, उसकी आयनाइजेशन करवाएंगे, यानी उसका मॉलिक्यूलर आयन बनाएंगे, और उसके रिजल्ट में मैस स्पेक्ट्रोमेट्री हमें क्या बताएगा, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर और उस मॉलिक्यूल का मैस बताएगा। ठीक है, उस जो हमारे पास जब आयनाइजेशन हो जाएगी गैस मॉलिक्यूल की, जो हमारे पास केटायनिक मॉलिक्यूलर आयन बन जाएगा, उसके जब ब्रेकडाउन होगी तो उसके रिजल्ट में हमें मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन क्या है मॉलिक्यूलर आयन की? मॉलिक्यूलर आयन हमें क्या बताता है, मॉलिक्यूलर आयन की जो ब्रेकडाउन है वो मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन देती है। ब्रेकडाउन ऑफ molecular ion give information about structure of molecule। नेक्स्ट अब हमारे पास टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास, इसके बारे में इसको शॉर्टली RAM भी कहा जाता है, रिलेटिव एटॉमिक मास।
और ये टर्म यूज होती है एलिमेंट के लिए। यहां पे वर्ड लिखा है रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब क्या होता है? एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू। एटॉमिक मैस, एटम का मैस, यानी एटम का वो मैस जो कि कंपेयर करके निकाला जाता है। यानी किसी एक एलिमेंट को स्टैंडर्ड लेकर तो फिर उसकी मदद से एटम के जो मैसेज निकाले जाते हैं उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। स्टैंडर्ड किसे लिया जाता है? तो यहां पे स्टैंडर्ड लिया जाता है कार्बन 12 को। कार्बन के आपने 3 आइसोटोप पढ़े हुए। कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, जिसमें एक हमारे पास कार्बन 12-6, कार्बन 13-6, कार्बन 14-6। इसमें से ये जो आइसोटोप है कार्बन का, कार्बन 12-6, इसको हम एज ए स्टैंडर्ड लेते हैं एलिमेंट्स के, एटम के एटॉमिक मैसेज फाइंड करने के लिए। तो अब ये देख लेते हैं कि इसको हम क्यों स्टैंडर्ड लेते हैं, कार्बन 12 को ही क्यों स्टैंडर्ड लिया। इसके दो रीजन है। एक रीजन तो ये है कि कार्बन 12 जो है ये ज्यादा अबंडेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट हर कंपाउंड में कार्बन मौजूद है। तो कार्बन हर एक कंपाउंड में मौजूद है और हमारे पास मिलियंस, मोर देन 6-7 मिलियन हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हर कंपाउंड में कार्बन है। तो कार्बन बहुत ज्यादा अबंडेंट है, इस वजह से कार्बन को स्टैंडर्ड लिया जाता है। और दूसरा, कार्बन का ये वाला जो आइसोटोप है ये स्टेबल भी है, इस वजह से इसको स्टैंडर्ड लिया जाता है। इससे पहले कार्बन और ऑक्सीजन को भी, इससे पहले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, उनको भी स्टैंडर्ड लिया गया था। अब हम बात कर लेते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस की। तो इसको जरा हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के साथ, ताकि फिर हम इसकी डेफिनेशन कर सकें। ये हमारे पास एक वेट बैलेंस है। अब ये सपोज कर लें कि एक तरफ हमने यहां पे क्या किया है, एक तरफ हमने रखा हुआ है कार्बन को, एक तरफ यहां पे हमने रखा कार्बन का एक एटम, दूसरी तरफ हमने रखा मैग्नीशियम को। तो मैग्नीशियम का मैस चूंकि ज्यादा है, मैग्नीशियम कार्बन के मुकाबले में हैवियर है, फिर हमने कार्बन का एक और एटम यहां पे रखा, यानी कार्बन के 2 एटम यहां पे रख दिए। तो तब जाके दोनों तरफ जो वेट है वो बैलेंस हो गया। इसका मतलब मैग्नीशियम जो है ये कार्बन के एक एटम के मुकाबले में ट्वाइस हैवियर है, यानी कार्बन के 2 एटम के मैस को सम करें तो फिर जाके हमारे पास मैग्नीशियम के एक एटम का मैस आता है। इस तरह से तमाम एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं उनके एटॉमिक मैसेज फाइंड किए गए। ठीक है, तो फिर हम इसकी डेफिनेशन कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मैस क्या होता है? किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मैस जो कि कार्बन 12 के एक एटम के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है, उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मैस। इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। द मैस ऑफ एन एटम of an element as compared to the mass of one atom of carbon 12 is called relative atomic mass।
किसी भी एलिमेंट के एटम का वो मास जो कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके निकाला जाता है उसे हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव मैंने आपको बता दिया, रिलेटिव का मतलब होता है कंपेयर करना। एटॉमिक मास किसी एटम का वो मास जो कि कंपेयर करके निकाला जाता है, किसके साथ? कार्बन 12 के साथ, ठीक है, उसे हम नाम देते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। यहां पे हम इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहां पे इसकी एग्जांपल है हमारे पास, हाइड्रोजन का जो मास है वो 1.008 AMU हाइड्रोजन के एक एटम का मास होता है। अगर हम बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन के एक एटम का मास होता है 15.994 AMU। तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन का हमने रिलेटिव एटॉमिक मास लिखा। अब रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है? यहां पे मैंने साल लिखा है AMU। अब हमने इसके बारे में डिस्कशन करनी है। AMU का मतलब क्या है? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट AMU। अब इसके डेफिनेशन को समझने के लिए हम कुछ बातें यहां पे देखते हैं। मेरे पास है 12 ग्राम ऑफ कार्बन। 12 ग्राम ऑफ कार्बन ये इक्वल होता है 1 मोल के। इसी चैप्टर में आगे जाके हमने मोल का कंसेप्ट पढ़ना है, लेकिन अभी थोड़ा सा इस पॉइंट को समझाने के लिए, एटॉमिक मास यूनिट को समझाने के लिए मुझे यहाँ पे इसका जिक्र करना पड़ रहा है। 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल के इक्वल है, और 1 मोल कार्बन में 6.02 10 की पावर 23 एटम्स होते हैं कार्बन के। या मैं ये कह सकता हूं कि अगर इतने एटम हो 6.02 10 की पावर 23 एटम्स हो कार्बन के, उसका मास कितना होगा? 12 ग्राम। और एक एटम का अगर हम यहां पे देखें मास क्या आता है? 1 एटम ऑफ कार्बन 12 ओवर 6.02 10 की पावर 23। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1.99 इंटू 10 की पावर -23। ये हमारे पास कार्बन के एक एटम का मास आ गया। अब हम क्या करेंगे? अब मैं इसका 12वां हिस्सा ले रहा हूं, इसका 1/12 ले रहा हूं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? मुझे इसको 12 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। 1/12 ये मेरे पास कार्बन के एक एटम का मास आया था, उसका मैं 1/12 ले रहा हूं, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये हमारे पास 1/12 जब हमने इसका लिया, आंसर आया 1.661 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम। ये 1 AMU के इक्वल है, 1 AMU। तो पता चला कि 1 AMU को या एटॉमिक मास यूनिट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? कार्बन 12 के कार्बन का जो एक एटम है उसका जो मास है उसका 12वां हिस्सा AMU कहलाता है। तो ये हम इसकी डेफिनेशन यहां पे लिख देते हैं। mass of 1/12 mass of 1 atom of carbon 12 1/12 mass of 1 atom of carbon 12 is called AMU या फिर atomic mass unit।
1/12 of mass of one atom of carbon 12 is called atomic mass unit। तो दो चीज़ों को हमने आज डिस्कस किया, एक मोलिकुलर आयन और एक रिलेटिव एटॉमिक मास। दोनों ही टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से इंपॉर्टेंट हैं। अगर हम बात करें मोलिकुलर आयन की तो इसमें से इसकी फॉर्मेशन के ऊपर क्वेश्चन आ जाता होता है। नंबर 2, अगर हम बात करें रिलेटिव एटॉमिक मास की तो इसमें ये जो आपके पास रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन है वो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है, और एटॉमिक मास यूनिट इसकी डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती होती है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में, आइसोटोप वाले लेक्चर में हम नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे। तो अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।